हाँ देखो बीच बीच में क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा कि बस इसका संस्थापक क्या है, कौन कौन थे, है ना। ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बाकी फिर हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के विदेशी आक्रमण में, तो वहां पर से क्वेश्चन अधिक आते हैं। लिखो मौर्योत्तर काल। हाँ मौर्य काल के बाद को कहते हैं मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल के हम लोग भारतीय राजवंश के बारे में देख रहे हैं। अभी देखेंगे जो राजवंश है उसका नाम है अभीर वंश। अभीर, ठीक है। अभीर वंश में बस 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इसका संस्थापक कौन है और इसका केंद्र कहां था, ठीक है। देखो अभीर वंश एक ऐसा वंश है, उतना बड़ा साम्राज्य नहीं है, छोटा सा वंश है, ठीक है ना। और वो सातवाहन वंश के अंतर्गत ही अपना प्रशासन चलाता था। बस भाई मतलब कहने का मतलब कि मेन वंश में उस जगह पे कौन था, सातवाहन। और अभीर वंश उसके बगल में था। जैसे तुम लोग बाहुबली मूवी देखे हो, बाहुबली और देवसेना वाला साम्राज्य देखे हो, है तो बोलता है ना कि हमारे जैसे जब देव सेना पर आक्रमण होता था तो सेना कौन ले जाता था, बाहुबली वाला राज्य, है ना, क्योंकि बाहुबली राज्य बड़ा था। वैसा ही क्लियर। इसका संस्थापक 2 पॉइंट देखना है, संस्थापक और दूसरा केंद्र। तो संस्थापक जो इसका है उसका नाम है ईश्वर सेन, है ना। क्या नाम था, ईश्वर सेन। और इसका केंद्र कहाँ रहा है, नासिक। नासिक किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। इससे मालूम चलता है कि ये वंश कहां पर एस्टेब्लिश कर रहा था, तो महाराष्ट्र के इलाका में, है ना। उसके बाद है इक्ष्वाकु वंश। देखो ये वंश थोड़ा सा बहुत अच्छा है, राम जी इसी वंश से बिलोंग करते थे, इक्ष्वाकु। हालांकि इक्ष्वाकु वंश जो था बीसी के काल में बहुत अच्छा एस्टेब्लिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे काल बढ़ना शुरू हुआ तो और वंश का उदय होना शुरू हुए, तो ये जो वंश है फिर सीमित एक जगह पे रह गया, है ना। जो पर्वतीय इलाका है वहीं पर ही रह गए, बात समझे। तो इस वंश के इक्ष्वाकु वंश का जो पहले संस्थापक माने जाते हैं, सबसे शुरू वाले राम से पहले की बात कर रहे हैं, है ना। उनका नाम क्या है, शांतमूल या वीर पुरुदत्त कहते हैं उनको। इनका संस्थापक है, माना जाता है संस्थापक शांतमूल, या इन्हीं को कहा जाता है वीर पुरुदत्त। देखो स्टार्टिंग में अगर हम इसका केंद्र की बात करते हैं तो ये लगभग राज्य में फैला हुआ था, जैसे मथुरा हो गया, उसके बाद फिर उज्जैन हो गया, उसके बाद फिर अयोध्या हो गया, है ना। उसके बाद फिर चले जाओ नेपाल के इलाका में, वहां पर भी इक्ष्वाकु वंश का शासन था। लेकिन जैसे जैसे चीजें विघटित होती गई, ये वंश जो है सिर्फ पर्वतीय इलाकों में रह गए, बाकी इलाकों से ये हट गए, है ना। लिखो इसका केंद्र कहां लिखा जाता है, पर्वतीय क्षेत्र। क्लियर। अगला है चतुष्कर्णी वंश। हाँ कुंतल प्रदेश, कुंतल प्रदेश से महाराष्ट्र में। देखो ये हम वंश तो बोल दिए हैं, लेकिन ये वंश नहीं है, ये एक कबीला है, बात समझ में आ रही है। और कबीलों में सरदार होते हैं, राजा नहीं होते, ध्यान रखना। कबीलों में क्या होते हैं, सरदार होते हैं, राजा नहीं होते। अरे तो लंबा है, थोड़ा साइड बैठा करो, छोटा है उसको नहीं देखेगा तुम आगे बैठ जाओगे। तो ये चतुष्कर्णी वंश है, ये एक कबीला है, ध्यान रखना, ये वंश में नहीं आते हैं। हालांकि इसका रोल क्या था हमारे में, तो जब हमारे यहाँ कुषाणों का आक्रमण हो रहा था, यूक्रेटाइडस वंश का, सब का आक्रमण हो रहा था, तो उसको रोकने में ये सारे कबीले जो है बहुत मेहनत किए थे, मतलब आगे थे, राजाओं के साथ युद्ध करते थे, इसलिए इसका भी नाम आता है। क्लियर। कुंतल प्रदेश महाराष्ट्र में पड़ता है। और हालांकि कुंतल प्रदेश महाराष्ट्र का नहीं है, इसका कबीला का क्या होता है ना कि आज यहाँ है, कल कहीं और निवास करने लगे, कल कहीं और निवास करने लगे। आप लोग सुने होंगे झूम खेती, है ना। तो ये लोग झूम खेती करते थे, ज्योग्राफी की भाषा में बोले तो झूम खेती बताओ क्या होता है। हाँ उस जगह छोड़ करके फिर अगली जगह बजाना। मान लो कि यहाँ पर अगर वृक्ष है, वन है, उसको काट दिए, काट कर खेती करने लगे। जब वहां से पोषक तत्व खत्म हो गया, मतलब मिट्टी की उर्वरता खत्म हो गई, नमी खत्म हो गया, मतलब वहां की मिट्टी अनाज मतलब बोल सकते हो कि उपजाऊ कम हो गई, है ना। तो वहां से फिर अगली जगह पर निकल गए, तो जगह चेंज की है ना। हालांकि जल्दी नहीं करते थे, एक दिन में नहीं, ये 2 3 4 साल में करते थे। जब वहां पर उर्वरक क्षमता खत्म हो गई तब आगे बढ़ गए। तो ये लोग मेन रूप से झूम खेती पर निर्भर हुआ करते थे। क्लियर। अगला जो है वंश का नाम है, उसका नाम है चेदी वंश। हाँ
हाँ, क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा कि सातवाहन वंश के बाद कौन सा वंश आया, क्रम से दर्शाएं। बात समझे? इसमें क्वेश्चन ज्यादा यही आता है कि क्रम से, ये वंश को क्रम से दर्शाएं। क्रम, भारतीय राजवंश का नाम दे देगा, बोलेगा इसका क्रम कौन सा क्रम सही है। तो पहले था, सबसे पहले कौन सा वंश लिखाए थे तुम लोग को? शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कण्व वंश, कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के बाद अभीर वंश, अभीर वंश के बाद इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश के बाद चतुष्कर्णी वंश, और उसके बाद चेदी वंश। ये अंतिम वाला है भारतीय राजवंश में, ये अंतिम है मौर्योत्तर काल का। इसके बाद क्या होगा सर? तो इसके बाद गुप्त वंश आ जाएगा। बात समझे? हाँ, मौर्य मौर्य चंद्रगुप्त समझ में नहीं आ रहा तुमको? मौर्य गुप्त वंश का है, जो मौर्य वंश आ जाए चंद्रगुप्त मौर्य। बात समझे? तो ऐसा वाला क्वेश्चन पूछता है तुमको, इस वंश का क्रम कौन सा सही है। 5 वंश का नाम रहेगा, आगे पीछे रहेगा, है ना? तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। क्लियर? तो कम से कम क्रम याद रखना, बाकी चीज याद रखो या नहीं रखो, क्रम जरूर याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है क्रम से। सातवाहन वंश के बाद कौन वंश, है ना? तो यहाँ से लोग कंफ्यूज होते हैं। सातवाहन तक का उसका क्लियर है। बात समझे? पहला शुंग, दूसरा कण्व, तीसरा सातवाहन, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। उसके बाद यहाँ से, क्योंकि उसके बाद पढ़ाता है कोई नहीं ना, छोटा सा वंश है, कोई ध्यान नहीं देता, छोड़ दे, चलो आगे बढ़ो। इसके बाद सीधा पढ़ाएगा तुमको चेदी वंश, हाँ बीच वाला से गायब कर देगा, तो वो कंफ्यूज होकर मर जाओगे। तुम लोग याद रहेगा चेदी वंश, आंसर गलत करोगे। चलो हाँ लिखो चेदी वंश। चेदी वंश का जो स्थान था वो था उड़ीसा में। कहाँ था? उड़ीसा। देखो, जब उड़ीसा में एक युद्ध हुआ था, उसका कौन सा नाम था? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अगर उड़ीसा को संभालने वाला कोई राजा है तो उसका नाम है महामेघवाहन। क्या नाम है? महामेघवाहन। मतलब उड़ीसा जब तक मौर्य वंश टिका रहा तब तक उड़ीसा जो है मौर्य वंश के कंट्रोल में काम करता रहा। बात समझे? लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, उड़ीसा भी अपने आप को अलग कर लिया और पहला शासक बना महामेघवाहन। कौन वंश की स्थापना होती है वहां उड़ीसा में? चेदी वंश का। ध्यान रखना, मौर्य वंश से कंट्रोल से बाहर होने के बाद चेदी वंश, है ना? महामेघवाहन के बाद जो मेन राजा बनता है उसका नाम है बक्रदत्त, बक्रदेव। और उसके बाद जो राजा बनता है उसका नाम है कुदप। और मेन राजा जो है इस जगह का है खारवेल, है ना? इसको माना जाता है सबसे प्रतापी राजा। देखो, इसने उस वंश की स्थापना की, ये दोनों थोड़ा थोड़ा बढ़ाया। हालांकि इसका इतिहास नहीं मिलने का रीजन है कि विदेशी आक्रमणकारी जो है, जैसे कुषाण उषाण जो आएंगे ना, शक, पल्लव, पहलव ये सब आएंगे ना, तो वो सब इतिहास को मिटाने का भी काम करेंगे। तो ये दोनों का इतिहास क्या मिल पाएगा? खारवेल का इतिहास मिल जाता है हम लोग को। बस समझे? खारवेल ने क्या किया था कि उदयगिरी गुफा, इसका मेन काम है उदयगिरी गुफा में क्या करवाया था? उदयगिरी गुफा का ही निर्माण करवाया था। गुफा का निर्माण करवाया। उदयगिरी पर्वत भी है और उदयगिरी गुफा भी है, और उदयगिरी गुफा में उसके अभिलेख हैं। बात समझे? इसी अभिलेख से हम लोग को मालूम चलता है कि उड़ीसा में कौन वंश था? चेदी वंश था। बस यही एक अभिलेख है, उदयगिरी गुफा का ये अभिलेख, तो यहाँ पर चेदी वंश का हम लोग का पता चल पाता है। और उसी गुफा के लेफ्ट साइड में ये 2-3 राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, अपने पूर्वजों का नाम लिखा है खारवेल ने। क्लियर? बाकी तो देखते हो सिलपट पे क्या लिखा रहता है ना? माननीय वो इनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया, है ना? इतना खर्च हुआ है। हाँ। सबसे प्रतापी राजा माना जाता है इसको, सबसे प्रतापी राजा। हाँ, प्रतापी कहने का मतलब कि इसने, खारवेल ने उड़ीसा के चेदी वंश को विस्तार किया था, इसलिए प्रतापी माना जाता है। कई सारे युद्ध किए थे। क्लियर? हाँ। अब जो है एक वंश और मिलता है हमको, बागटक वंश। ये भी अपने आप में अच्छा वंश है, बेहतरीन वंशों में निवास करता है। बुंदेलखंड नाम सुने हो? हाँ, यूपी वाला। एक गाने में नाम सुने, कविता में नाम सुने होंगे, बुंदे लेहर बोलो के मुंह कोची, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। हाँ, तो बुंदेलखंड पड़ता है यूपी में, झांसी के जस्ट थोड़ा सा बगल में एक बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड से आगे पढ़ाएंगे 2 राजाओं के बारे में और, है ना? नाम सुने हो? हल और बेहल। हाल कर भी जीता था, हाँ, वो युद्ध था। चलो लिखो बागटक वंश।
अंतिम वंश है ये मौर्योत्तर काल का भारतीय राजवंश का अंतिम वंश है ये। क्लियर? इसका निवास स्थान क्या है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड यूपी भाई, बॉर्डर पर पड़ता है, हरियाणा के बॉर्डरिंग के लमसम में। संस्थापक का नाम है बिंद शक्ति। बिंद शक्ति है ना। एक पॉइंट और लिख लो, राजधानी इसका है कहाँ? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, हाँ नंदीवर्धन, हाँ नंदीवर्धन नाम भी मिलेगा, नंदीवर्धन जगह भी है, नंदीवर्धन नाम भी है, नागपुर में पड़ता है ये। हाँ, अब थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज नहीं हो रहा है सर, कहाँ ये इस इलाका में राज कर रहा है? इसमें राजधानी कहाँ रखा है? नागपुर है। तो इसका इलाका जो था ये पूरा का पूरा ये वाला था, बात समझे? छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था ये। अरे कोई दिक्कत ना, फिर से बदला जाएगा। इतना पूरा का पूरा ये इलाका था, पूरा का पूरा उसका। एमपी का भी इलाका कुछ आते थे उसमें, ठीक है। चलो, मेन प्रतापी राजा कौन कौन से हुए? तो प्रतापी राजा का नाम लिखो इसको, प्रवर सेन प्रथम। प्रवर सेन प्रथम। और कौन हुए? रुद्रसेन प्रथम। और कौन हुए? पृथ्वी सेन, ठीक है। ये 3 प्रतापी राजा हुए। देखो, मेन जो जानकारी मिलती है वो रुद्रसेन द्वितीय से मिलती है, इसकी पूरी जानकारी। इसके बाद राजा हुआ रुद्रसेन द्वितीय। इसने क्या करवाया इसकी जानकारी मैंने, इसने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है सेतुबंध। क्या नाम है? सेतुबंध। हाँ, अब देखो इसने और क्या करवाया। इसने अजंता की गुफा का गुफा नंबर 9 और गुफा नंबर 10 को बनवाया था। क्या बनवाया था? हाँ, गुफा नंबर अजंता की, अजंता गुफा महाराष्ट्र में भाई। 9 और 10 को बनवाया। हालांकि बहुत सारी गुफा, देखो एक चीज और देख लो, अजंता एलोरा, उसी में है कैलाश मंदिर, नाम सुने होगे ना? हाँ, भारत का पहला ऐसा मंदिर है, जैसे हमारे यहाँ का पहला ऐसा मंदिर जो ऊपर से नीचे कट करके बना है। जैसे उमन क्या होता है, मंदिर कैसे बनते हैं? नीचे से ऊपर बनते हैं ना। हाँ, और ये मंदिर जो पहला मंदिर है ये कैसे ऊपर बना है? मतलब ऊपर से काट काट करके, पहाड़ है मान लो कि पत्थर मान लो, अब पत्थर को काट काट करके पूरा मंदिर को बनाया गया है। शिल्पकारी कैसी रहे होगी जो अनुमान लगा लो। ओनली फॉर छेनी और हथौड़ी से आए पची में गिर जाएगा। कुछ बोल रहे हो? हाँ, तो छोटी छोटी छेनी ऐसा, तो इतना आर्किटेक्चर और एक शिल्पकार इतना मजबूत है, ऐसा थोड़ी है। उनको प्रॉब्लम हुई होगी, हमको लगा होगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होगी। वो काटते होंगे, थोड़ा सा काट जाता हो ज्यादा सा, ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि वो अपना दिमाग नहीं लगाए होंगे। एक देख रहे थे कि कांची कैलाश मंदिर कैसे बना था, तो वहां पर प्रॉब्लम बताया गया है कि जब हम बनाना शुरू किए थे, एआई की वीडियो तब आना शुरू हो गया है। तो एआई की वीडियो में बहुत सारी चीज दिखाया जाता है कभी कभी, तो उसमें बताया जा रहा था कि कांची का कैलाश मंदिर जब हम बना रहे थे तो राजाओं ने तो आदेश दे दिया। राजा क्या है, वो तो दे दिया भाई कि आदेश दे दो, है ना। तो जब आदेश मिल गया, बनना शुरू हुआ, तो प्रॉब्लम तो बनने टाइम आता है ना। अब हुआ क्यों कि जब पत्थर को काटना शुरू किया, वो पूरा पहाड़ था, बोला कि यहाँ पर मंदिर चाहिए हमको। बोला ठीक है बना देंगे, शिल्पकारों ने बोला बना देंगे, है ना। दायित्व तो उठा लिए। ये रहता कहाँ है रे? बाराती में डेली लेट हो रहा है तेरा। हाँ, कल से नहीं होगा बाराती में लेट। अच्छा, तो जब बनाना शुरू किए तो महाराष्ट्र के जो पर्वत हैं वो बेसाल्ट वाला चट्टान है,
रीजन क्या है बेल साफ्ट जान को कि तोड़ोगे थोड़ा सा और टूट जाएगा इतना सा, मतलब एक जगह छेनी मारोगे ना, हाँ तो पूरा पत्थर भी नीचे से निकल जाएगा। अब इसके लिए क्या किया गया कि हथियार सॉरी औजार को छोटे किए गए सबसे पहले तो, है ना, और हथौड़ी था उसको भी छोटा किया गया। औजार को हल्का गर्म कर करके मारते थे वो, हल्का गर्म करते फिर ठंडा करते फिर उसको निकालते धीरे 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 करके। सोचो कितना टाइम लगा होगा। अंदर में क्या क्या है, कला से कला मंदिर में, अंदर में बरामदा है, अंदर में मूर्तियां भी उसी बनाई गई है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाया गया है, जो है सब वही पर्वत है। बस भाई जो है सब वही पर्वत है। उस पर्वत को काट काट करके ये गुफा नंबर 9 और गुफा नंबर 10 बनाया गया है। सारी गुफाएं उसी बनाई गई है। लगभग तुम्हारा अच्छा लंबा है एक कैटेगरी। हाँ गुफा, गुफा मतलब ऐसा नहीं कि अंदर घुस जाओ तो ऊपर से कुछ है, ऊपर खाली है गुफा में ना। अंदर एलोरा गुफा में घुसोगे ना तो ऊपर में खाली है, लेकिन भूल भुलैया है वो कुछ पर, हाँ भूल भुलैया है। ऐसे घूमते रहोगे अंदर गुफा नंबर 1, उसके बाद ऐसे गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 3, गुफा नंबर 4, ऐसे करके 22 गुफाएं हैं। अब एक में घुसोगे तो एक ही में घुसल रह जाओगे, ऐसे घुस करके फिर उसी दरवाजे से बाहर निकलोगे। बात समझे? ये है एलोरा की गुफा। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? अजंता में है। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्लियर हो गए? अजमेर में सूफी दरगाह है। अजमेर में सूफी दरगाह है। सोचो कि हमारे यहाँ कितने खतरनाक आर्किटेक्चर रहे होंगे। और पश्चिम वाला बोलता है कि शिल्प कला हमने उनसे सीखी है। कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर में ना, कैलाश मंदिर, कैलाश पर कौन भगवान? बस बात खत्म। तो कैलाश मंदिर हो गया तो फिर ब्रह्म घोषणा को चाहिए। चलो अब आते हैं मौर्योत्तर काल के विदेशी आक्रमण के बारे में। हम लोग, ये था हम लोग का भारतीय आक्रमण, हम लोग कवर कर लिए है ना। पूछताछ करना है ना, मारेंगे हैं? अच्छा 25 को करंट भेजे हैं जो, ठीक है ना, आज भेजे है ना, कल नहीं भेजे थे। ऐसे तो अमूमन 12-10 को भेजते, लेकिन आज कल नहीं भेजे थे तो 25 हो गया था, तो 25 को करंट भेजे हैं जो, और जो कल टेस्ट लिए हैं वो, हाँ 25 को लगभग चल नहीं गया होगा। हाँ भेजे हैं ना, फिर से कुछ भेज देंगे और देखो उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल के विदेशी आक्रमण, इसमें कितने वंश है इसको देखेंगे। बता दे इसको, चलो ठीक। मौर्योत्तर काल के विदेशी आक्रमण के बारे में देखते हैं हम लोग। देख इसमें टोटल 4 वंश आएगा, ज्यादा नहीं 4 वंश है ना। पहला का नाम है हिंद यवन राज्य, यवन राज्य। दूसरा वंश का नाम है शक वंश। क्या नाम है? शक वंश। शक वंश की 5 शाखाएं होगी भाई, शक वंश। तीसरा का नाम है तुम्हारा पहलव, पल्लव नहीं, पल्लव दक्षिण में, ध्यान रखना। पहलव, पहलव माने होता है पर्सियन। पहलव को ब्रेक कर सकते हैं पर्सियन, पर्सिया से आया था, बस समझे, इसलिए इसको बोलते हैं पहलव। और चौथा और अंतिम वंश जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, उसका नाम है कुषाण। हाँ समझे, यही 4 वंश आप लोग को पढ़ने हैं, हिंद यवन। अब देखो शुरुआत करते हैं हिंद यवन राज से, हेडिंग डालो पहला वंश को हम लोग। हाँ तुम लोग को जब हम मौर्य वंश पढ़ाए थे तो वहां पर हम चर्चा किए थे एक व्यक्ति के बारे में जो सिकंदर के साथ आया था, उसका नाम था सेलुकस निकेटर, है ना। हाँ थल सेना था। क्या नाम है इसका? संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक है सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर। जब सेलुकस निकेटर की मृत्यु हुई तो ये वाला जो वंश है ये 2 भाग में बट गया। एक वंश हो गया इक्रे ट्राइडस, क्लियर, और दूसरा हो गया डेमेस्ट्रियस। समझ गए? हाँ। और ये कौन सा क्षेत्र में था? तो हम बोल सकते हो कि ये पंजाब वाला क्षेत्र में
निवास कर रहा था, ये वाला क्षेत्र में। बात समझे? क्योंकि छोटा जगह जो जीता था, सिकंदर ने एक क्षेत्र जीता था, किससे? सिंध वाला इलाका, पंजाब वाला इलाका जीता था ना, मगध ने तो ये नहीं किया था। तो सिकंदर का सामना किससे हुआ था? पोरस से। कहानी सुनाया था ना सिकंदर और पोरस वाला। तो सिकंदर जब आया तो पंजाब में एक राजा थे पोरस, उनसे युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद ऐसा तो माना जाता है सिकंदर की जीत हुई, लेकिन क्या पता, कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, उस युद्ध में पोरस की जीत हुई थी और सिकंदर वहीं से चला गया था। बात ये भी सही है कि सिकंदर वहीं चला गया था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सिकंदर की जीत हुई थी, उसके बाद सिकंदर आगे बढ़ा उस जीत के बाद, और पोरस को सारा जो राजपाट था वो लौटा दिया था, और वहां पर एक व्यक्ति को छोड़ कर गया था, उसका नाम था निर्याकस। बात समझे? जो जल सेनापति था, किसका? सिकंदर का। छोड़ दिया वहां पर। जब वहां से आगे बढ़ा, क्योंकि क्यों छोड़ा उसके बाद पहले रीजन है, क्योंकि जब आगे बढ़ा वहां से सिकंदर, तो यहाँ पर समुद्र तो था नहीं, थल से जाना था उसको, तो इसलिए थल सेनापति को रखा था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। बात समझे? तो एक राज्य था, उसका नाम था हिंद यवन, उसको बोलते थे, पंजाब वाले क्षेत्र को बोलते थे हिंद यवन क्षेत्र बोलते थे उसको। यवनों का राज हो गया था और हिंद हमारा वाला वर्ड ले लिया, उसको बोला गया हिंद यवन। और उस क्षेत्र में निर्याकस को छोड़ दिया। कुछ समय बाद क्या हुई कि निर्याकस की मृत्यु हो गई, है ना, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति था और उसका कोई परिवार था नहीं, नॉर्मल व्यक्ति था बेचारा, है ना, बंडा बुंडी में निपट लिए तो उसका कोई परिवार था नहीं, उसकी मृत्यु हो गई। जब सिकंदर आगे बढ़ा तो ब्यास नदी पार कर नहीं पाया, हाँ, ब्यास नदी पार नहीं किया, और उसकी सेना जो है बहुत दिन से युद्ध भी लड़ रही थी। फिर कुछ सेना जो थी बीमारी कारण मर भी रहे थे, है ना, और एक चीज और फैल गया उसकी सेना में, प्लेग। हाँ, प्लेग फैल गया। प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी है, एक दूसरे को छूत वाला रोग है वो। हाँ, प्लेग फैल गया तो आखिरकार उसकी हिम्मत टूट गई, और वो लड़ने तो आ ही रहा था मगध से, लेकिन मगध के बारे में एक चीज और सुन रखा था कि मगध के पास बहुत बड़ी सेना थी। अच्छा हुआ नहीं लड़ा, नहीं तो एक कहावत गूंजता है ना, जो जीता वही सिकंदर, गूंजता कि जो हारा वही सिकंदर। हाँ, नहीं, वहां था जिस समय सिकंदर आ रहा था उस समय मगध का शासक था घनानंद। हाँ, हालांकि नहीं लड़ा, वो भी अच्छा किया था, उसकी सहूलियत थी। वहां से वो लौट गया, लौटने के क्रम में सिकंदर की मृत्यु हो गई। लेकिन सेल्यूकस निकेटर को क्या किया कि जो क्षेत्र था, जो हिंद यवन वाला क्षेत्र, सेल्यूकस निकेटर वहीं पर रह गया। उसके बाद क्या हुई कहानी? उसके बाद मौर्य वंश का राजा बदल गया, चंद्रगुप्त मौर्य। मगध राजा चेंज हुआ। तो जैसे ही राजा चेंज हुआ था, उस समय क्या सोचा सेल्यूकस निकेटर ने कि क्यों ना जो काम अधूरा छोड़ के गए हैं हमारे मालिक साहेब, है ना, कि मगध पर आक्रमण ना किए थे, वो काम हम पूरा कर दे। बात समझे? सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि मगध पर अटैक किया। अटैक करने के बाद बुरी तरह हारा, है ना, सोच लिया था कि भाई जबरदस्त हारेंगे। जब उसको हार हुई, हार होने के बाद जो यवन का जो क्षेत्र था, तो यवन में क्या होता है ना कि यहाँ पर उसका क्षेत्र था, ये वाला इलाका में, पाकिस्तान वाला इलाका में, ये वाला पूरा, तो यहीं से एक रूट गुजरता है अफगानिस्तान से, और जिस क्षेत्र पे इसका भी कब्जा था, ऐसा नहीं था, वहां से क्षेत्र पर कब्जा करते हुए आया था, तो उस क्षेत्र पर भी सेल्यूकस निकेटर कब्जा था। तो उस क्षेत्र को मांगा किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब तुम लोग बोलोगे सर तो उसी क्षेत्र को काहे मांगा? तो मांगने का पंजाब भी मांग सकता था, लेकिन रीजन है, ये जो क्षेत्र है ना बाबू, तो अफगानिस्तान से जो गुजर रहा है ना, वो 4 क्षेत्र है, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये 4 क्षेत्र मांगा था। वो सिल्क रूट है, सिल्क रूट करते हैं व्यापार रूट को। अभी चाइना एक रूट बना रहा है, जो वही पुराना रूट हुआ जो एंशिएंट हिस्ट्री में काम कर रहा था ना, वही भरल का मटिया पर रूट बना रहा है वो। और जब तक इंडिया साथ नहीं देगा तो चाइना रूट नहीं बना पाएगा। हाल फिलहाल में हुआ था ना ये अभिनंदन वाला केस, आप लोग सुने होंगे, हमारे एक विंग कमांडर थे, पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया था। बात समझे? तो इसमें होता क्या है बता रहे, चाइना एक रूट बना रहा है जो यहाँ से इंडिया होते हुए और ये अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए, पाकिस्तान तो रास्ता देगा, अफगानिस्तान वर्तमान हमारा दोस्त हो रहा है ना, रास्ता नहीं देगा, हमारे कहने पे देगा, नहीं तो नहीं देगा। हाँ, अब हमारा जो गुजर रहा है वो लद्दाख से गुजर रहा है, बात समझे, ऊपर से गुजर रहा है। अब देखो उस रास्ता में क्या है, वो रास्ता अगर कनेक्ट हो गया चाइना का ये वाला, तो ये रास्ता यहाँ से गुजरेगा, पूरा पश्चिमी को कनेक्ट कर लेगा, मतलब बाई रोड। अगर 6 लेन बना देना तो बाई रोड पूरा यूरोप से एशिया कनेक्ट, बात समझे, यूरोप से एशिया क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, वही रूटवा को जो एंशिएंट हिस्ट्री में मांगा था चंद्रगुप्त मौर्य, वही रूटवा कनेक्ट कर रहा है वो वर्तमान में। अब इसमें क्या है, हमारा सहमति लेना आवश्यक है। तो हाल फिलहाल में एक केस हुआ था विंग कमांडर वाला, और एक केस और हुआ था हाल फिलहाल पहलगाम वाला, 2 केस हुए थे। 2 केस में चाइना कुछ बोला है? नहीं बोला है। चाइना जब बोलने के लिए बोलता है तो इंडिया बोलता है रूट बनाना है कि नहीं बनाना है, मतलब बनाना है तो बोलना नहीं है तुमको कोई एक ही बात पे।
जब विंग कमांडर अभिनंदन पकड़े गए थे ना, तो चाइना ने ही प्रेस किया था उधर से कि भाई साहब हमको रूट बनाना है, क्योंकि चाइना से सुनता है पाकिस्तान हमेशा, तो हमको रूट बनाना है, जल्दी से जल्दी छोड़ो इसको। वहाँ से अमेरिका भी बोला कि हमको व्यापार करने हैं, जितना जल्दी हो सके छोड़ो। तो 2 व्यक्ति के प्रेशर पाकिस्तान झेल नहीं पाया, एक व्यक्ति ऑलरेडी नहीं झेल पाएगा वो, तो तुरंत छोड़ा। पहलगाम वाला में केस वैसे ही हुआ। पहलगाम वाला जब अटैक हुआ तो उधर से सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ से हुआ था पाकिस्तान पे, देखे भी थे तुम लोग, तो उसमें भी कोई भी मतलब आउटर मतलब खुल करके चाइना आया था नहीं आया था, क्योंकि खुल करके आता है तो वही रूट में उसको दिक्कत होना पड़ता है। रूट एक दिन का काम तो है नहीं, वर्षों वर्षों का काम है, लंबा रूट बना रहे हैं। एक रूट बनने में कितना समय लगता है, और तो लंबा बना रहा है। अगर उसका काम रुक गया तो अभी जो चाइना के लगभग आधी इकोनॉमी है वो उसी रूट बनाने में जा रही है, कि उसको मालूम है कि ये रूट बन गया तो डायरेक्ट हम पश्चिम से डील करेंगे। हाँ, डायरेक्ट कहाँ डील करेंगे, पश्चिम से डील करेंगे। अब पश्चिम से डील करना मतलब इकोनॉमिक सीधे हम आधे, मतलब तुम्हारा ट्रांसपोर्टिंग खर्चा आधा हो जाना। देखो अभी क्या होता है, अभी जो हाँ अभी जो है पश्चिम से कहाँ, जैसे मान लो कि यहाँ जाना है ना, तो ये रूट है मेडिटेरियन सी, रेड सी, अरेबियन सी। अब इंडिया तो यहाँ घुसने नहीं दे रहा है, उसको घूम करके यहाँ जाना पड़ता है। बस समझे, इंडिया घुसने नहीं दे रहा है यहाँ पे, इसलिए घुस करके जाना, घूम करके जाना पड़ता है। बस समझे, उसको लंबा रूट पड़ जाता है, यहाँ से घुसा, यहाँ से घुसा, यहाँ से घुसा, यहाँ ये फिर तब यहाँ आना पड़ता है इसको। अब बीच में अगर सुएज नहर, ये बीच में सुएज नहर है, अगर ये गलती से कुछ हुआ उसको सुएज नहर को, तो फिर पूरा लंबा रूट लेना पड़ेगा, अफ्रीका घूमना पड़ेगा उसको, जैसे वास्को डी गामा आया था। बस समझे, तो कितना लंबा रूट जाएगा। और लंबा रूट मतलब तुम लोग बताए थे ज्योग्राफी में कि ट्रांसपोर्टिंग मतलब खर्चा अधिक, तो सामान का पैसा भी अधिक, वही तो कम करना चाइना को। और चाइना किस लिए फेमस है, पैसा कम करने के लिए। चाइना फेमस किस लिए है, जहां पर तुम्हारा फोन महंगा वाला मिल रहा है वहां पर चाइना लेके आएगा 20,000 में 200 मेगापिक्सल कैमरा, 5,000 mAh बैटरी, है ना, एकदम बढ़िया फोन लेटेस्ट वाला। हाँ, तो इसलिए फेमस है। अब आते हैं कहानी पे। अब सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध किया, वहां पर बसा, वो 4 क्षेत्र लिया दिया जो भी किया, है ना, कहानी खत्म हो गई। सेल्यूकस निकेटर की हो गई मृत्यु। सेल्यूकस निकेटर की मृत्यु के बाद वही क्षेत्र, जो क्षेत्र में थे वो लोग, उस क्षेत्र मौर्य वंश भी खत्म हो गया यहाँ पे, वहां सेल्यूकस निकेटर की भी मृत्यु हो गई। तो जैसे सेल्यूकस निकेटर की पहले मृत्यु हुई थी, तब तक ये यूक्रेटाइडस वंश और डेमेस्ट्रियस वंश 2 भाई थे, दोनों अलग अलग हुए, दोनों अलग अलग अपना अपना वंश की स्थापना किया। लेकिन ताक में था कि जैसे ही मौर्य वंश खत्म होगा उस पर अटैक हम करेंगे। मौर्य वंश का अंतिम राजा वही वाला बृहद्रथ वाला, है ना, अंतिम राजा जैसी उसकी मृत्यु हुई, इसने अटैक करने शुरू किए। तो हमारी तरफ से शुंग वंश का स्थापना हो चुका था, तो शुंग वंश ने बहुत हद तक रोका भी यवन को, हिंद यवन जो है ना, यवन को रोका भी शुंग वंश ने। शुंग वंश रोकने के क्रम में ऐसा ही बोला जाता है कि सातवाहन वंश ने, शुंग वंश ने क्या किया था, तो बहुत सारे बौद्धिस्टों को भी मारा था। ये झूठी कहानियां है। कहानियां क्या बताते हैं, हुआ यूं था कि जब शुंग वंश का व्यक्ति था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग अगर उसको बौद्धिस्ट को ही मारना होता तो वो अपने राज्य में बौद्धिस्ट को रहने नहीं देता। अब इसने अफगानिस्तान में जाकर बौद्धिस्टों को क्यों मारा, तो ये कहानी है। जब पुष्यमित्र जब इसने अटैक करने शुरू किए, ये दोनों ने, यवन है, दोनों कौन है, यवन है, हिंद ने तो नाम लगा लिया है ना, मेन रूप से यवन है, ये लोग यवन है। जब यवनों ने आक्रमण किया हमारे ऊपर, तो पुष्यमित्र शुंग उसको भगाना शुरू किया। भागते भागते वो लोग पाकिस्तान से आगे निकल गए अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान में बौद्धिस्ट लोग बसे हुए थे, उन्होंने क्या करने शुरू किए कि उसने, जो यवन भाग रहे थे, सैनिक भागते थे, उसको अपने घर में छुपा लेते थे। अब अपने लोगों तो कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान तक हमारा ही राज है, तो मार नहीं सकते हैं। तब पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि जहां जहां जिस जिस घर में आतंकवादी है ना, ये मान लो आतंकवादी है, तो जिस जिस घर में आतंकवादी है उस घर को निकालो, जलाओ, उसके सारे परिवार को मार दो। अब जहां जहां बौद्धिस्टों के घर में कुछ छुपे हुए थे, तो वहां पर बौद्धिस्टों को मार दिया गया। इसीलिए बेचारे पर एक कर्जा हो गया कि, है ना, पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धिस्टों को मारा। अगर मारना चाहता तो अपने राज्य में रहने नहीं देता, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ऐसा राजा है जो बौद्धिस्टों को काफी अच्छा से सहूलियत दे दिया था, साइड में रख भी दिया था, उसके लिए काफी सारी चीजें बनवाया भी था। बस समझे, चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखो, इसका जो डेमेस्ट्रियस वंश का जो इसका संस्थापक है, उसका नाम है, लिखो, संस्थापक का नाम ही है डेमेस्ट्रियस, संस्थापक का नाम ही है डेमेस्ट्रियस। इसका जो प्रतापी राजा है इस वंश का, उसका नाम है मिनांडर। क्या नाम है, मिनांडर, है ना, मिनांडर इसका प्रतापी राजा है। हाँ, मिनांडर के बारे में थोड़ा बता दे। मिनांडर हालांकि
पश्चिम से आया जरूर था, है ना, यमन से आया जरूर था, लेकिन देखो ये 4 वंश में तुमको खासियत बताते हैं, हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण, ये चारों वंश की खासियत ये रही कि इन्होंने हमारे संस्कृति को बदलाव करने का प्रयास नहीं किया। जैसे देखो आगे तुम लोग पढ़ाएंगे हम अरब बनाएंगे, तो हमारे यहाँ क्या किए, संस्कृति को बदलने की कोशिश किए, तो पूरी तरह तो नहीं बदल पाए लेकिन एक हद तक बदले। उसके बाद पढ़ाएंगे तुम लोग को अंग्रेज आएंगे, है ना, पश्चिम वाले सारे, तो उन लोग ईसाई वाले क्या करना शुरू करेंगे, परिवर्तन कराना शुरू करेंगे, तो वो लोग पूरी तो नहीं कर पा पाए लेकिन एक हद तक किए, करवा ही दिए, है ना। तो लेकिन ये लोग पहला राजा ऐसा है जब मतलब संस्कृति पर कोई चोट नहीं कर रहा है, बोला कि संस्कृति में घुल मिल गया है, नहीं समझे, ऐसा नहीं कि उसका भगवान अलग हमारा भगवान अलग, तो ऐसे में क्या होता है ना कि यहाँ के लोग उसको अपनाएंगे ही नहीं, रहने ही नहीं देंगे। वो एक छोटा सा राज लेके रहोगे, तुम अलग संस्कृति में जियोगे, तो यहाँ वाला लोग रहने देगा, नहीं रहने देगा। तो ये लोग दिमाग लगाए कि यहाँ पर हमको रहना है, तो संस्कृति यहीं पर हमको विकसित करनी पड़ेगी और इसी संस्कृति में हमको घुलना मिलना पड़ेगा। तो ये 4 वंश ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृति को बदलने की कोशिश नहीं की, इसी में घुल मिल गए, हालांकि हैं विदेश के, लेकिन हमारी संस्कृति में छेड़छाड़ नहीं की, बात समझे। हाँ, ये भी पूजा करेंगे, हम लोग भी पूजा करते हैं सूर्य की, ये भी पूजा करेंगे सूर्य की, हम भी पूजा करेंगे चंद्रमा की, ये भी पूजा करेंगे चंद्रमा की, है ना, बात समझे। हम भी पूजा करेंगे प्रकृति की, ये भी पूजा करेंगे प्रकृति की। अब इसके पहले क्या करते थे वो लोग अपना जाने, लेकिन ये जब हमारे यहाँ है तो हमारे यहाँ घुल मिल गए। क्लियर, चलो। हाँ, मिनांडर, अब इसके बारे में कहा जाता है, मिनांडर और एक थे नागसेन, नागसेन का नाम सुने हो, नागसेन के बीच एक डिबेट हुआ था। डिबेट मतलब कैसा डिबेट, युद्ध नहीं बोलते हैं, डिबेट मतलब बात वार्तालाप होता है डिबेट में, डिबेट समझते हो, डिबेट देखो बोला बोली में लड़ाई, खाली गाली नहीं देना है, बात से लड़ाई करना है। हाँ, ऐसा नहीं गांव जैसा, हाँ ऐसा नहीं गांव जैसा, एकदम नहीं, बात में मतलब, हाँ तुम भी 2 बोली बोला, उसे जवाब देना पड़ता है उसको, है ना, मारना पीटना नहीं एकदम, तुम कैसे बोल दिया हमको। उसको बोलते हैं डिबेट। आप लोग डिबेट देखते हो टीवी पे, डिबेट देखते हो, उसको बोलते हैं वाद विवाद, कोई पक्ष में है कोई भी पक्ष में है, कोई इसके पक्ष में है कोई इसके भी पक्ष में है। हाँ, न्यूज पर अधिक होता है ये, है ना। तो लिखो, मिनांडर और नागसेन के बीच, मिनांडर एवं नागसेन के बीच, नागसेन कौन थे, तो बौद्ध विद्वान थे नागसेन, है ना, बात समझे। नागसेन के बीच क्या हुआ था, वाद विवाद हुआ था, वाद विवाद हुआ था। हाँ, वाद विवाद कहते हैं भाई साहब डिबेट को, ध्यान रखना। हाँ, और ये जो वाद विवाद है ये किस चीज पे हुआ था, तो प्राकृतिक के डिबेट पर हुआ था। कि टॉपिक क्या था, प्राकृतिक, बात समझे। और इस किताब की चर्चा किस कौन सी किताब मिलती है इस बात की, तो किताब लिखा था मिनांडर ने, उसका नाम था मिलिंद पन्हो, इसका किताब है, इसका मिनांडर का, उसका क्या नाम है, मिलिंद पन्हो। इसकी वाद विवाद की चर्चा मिलती है, ध्यान रखना, है ना, बात समझ में आ गई। तो ये था डेमेस्ट्रियस वंश के बारे में थोड़ा सा। हाँ, अब आते हैं थोड़ा सा यूक्रेटाइडस वंश के बारे में, थोड़ा सा है, फटाक से लिख ले, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। यूक्रेटाइडस का संस्थापक है यूक्रेटाइडस ही, इसका संस्थापक कौन है, सेम यूक्रेटाइडस, है ना। इसका जो प्रतापी शासक है उसका नाम क्या है, माउस है, प्रतापी शासक का नाम है माउस, चूहा वाला नहीं, हाँ। क्या नाम है, माउस। अच्छा, इसका जो मेन जगह था उसका नाम था तक्षशिला में भी निवास करते थे, कहां पर, हाँ पाकिस्तान वाला, ये कहां था, तक्षशिला में। अब देखो बताया ना तुम लोग को 2 भाग थे, बटे हुए थे। इसका जो लास्ट में राज था तो ये यहां से आ रहा था, इस इलाका से आते 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 यहाँ पर भी कुछ राज किए थे सिकंदर ने, तो ये पूरा इलाका जो है जीतते हुए आ रहा था, और यहाँ पर पड़ता है तक्षशिला। जब बंटवारा हुआ होगा तो ये हुआ होगा कि यहाँ से बांटा होगा, ऊपर वाला भाग किसको मिला होगा, तो ऊपर वाला भाग मिला होगा डेमेस्ट्रियस को, और नीचे वाला भाग मिला होगा यूक्रेटाइडस को, इसलिए तो तक्षशिला इसको मिला, यहाँ पर तक्षशिला है, बात समझे। नीचे वाला इलाका पाकिस्तान के इलाका में तक्षशिला है वर्तमान में, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है कि तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। तक्षशिला एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, बोल सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था तक्षशिला उस समय का। हाँ, तक्षशिला में तुम्हारे गुरु का नाम क्या था, ये क्या नाम था उनका, चाणक्य, चाणक्य भी पढ़े थे, हैं क्या नाम है, उसी का नाम माउस है, कर लेना, एनटीआर लीड्स, चलो ठीक, क्लियर।
इसके बारे में इतना ही कहानियां है, और ये लास्ट में रहा भी, है ना। उसके बाद इसको जो हराने वाला शासक आएगा वो आएगा शक वंश। शक वंश बाहर से आएगा, वही बाहर से आएगा। अब देखो बात क्या होती है, सबसे पहले जो भी बाहर से आता है तो उसकी टक्कर सबसे पहले बाहर से ये वाला से होगा कि पहले इसको भागा, तब तो यहाँ वाला से निपटे हम। अगर दोनों से हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा उसको। जैसे कोई बाहर से व्यापार करने आया है और तुम भी बाहर से व्यापार करने आए हो, तो सबसे पहले चाहोगे तुम ना कि बाहर से वाला का जो आया है ना उसको निकालो यहाँ से, उसके बाद फिर यहाँ वाला जो है उसका टक्कर में हम आएंगे, उसके बाद उसी लड़ेंगे। तो ये भी यही किया, जब शक वंश आया तो सबसे पहले इसको लगा कि हिंद यवन वाले यहाँ पैर पसारे हुए हैं, इसको कैसे बाहर करना। सबसे पहले इससे निपटे, इसको बाहर किए, तब फिर इनको इनका जो मेन सामना होना शुरू हुआ वो सातवाहनों से होना शुरू हुआ। हाँ, पहला दुश्मन यही ये वाले कौन, हिंद यवन वाले, बात समझे। उसके बाद दूसरा दुश्मन कौन, सातवाहन वाले। मतलब पहले बाहर का दुश्मन, जो बाहर वाला दुश्मन सब अपना, उसके बाद फिर अंदर का दुश्मन, तब बाहर, बात समझे। शक वंश यहाँ थोड़ा सा पैर पसारेगा, पहला वंश उतना पैर नहीं पसारेगा। कुषाण वंश के लोग आएंगे ना तो वो बहुत सारे चेंजेस करना शुरू करेंगे। हाँ, अब देखते हैं कि हिंद यवन वाले आए तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, उनसे भी सीखा। देखो कोई भी चीजें आती है बाहर से या फिर कोई भी लोग आते हैं बाहर से, तो कुछ हम सीखते हैं कुछ वो सीखते हैं, बात यही चलती है। तो ऐसा तो बोला जाता है कि ज्योतिष विद्या हम लोग जो है वो पश्चिम से हिंद यवन वाले से सीखे। अरे कहा गुलगुला रहा है, किसको रसगुल्ला नहीं मिला है रात में, गुलगुला रहा है सर, हमको रसगुल्ला नहीं मिला था, काला वाला नहीं मिला था, उजला वाला नहीं मिला था, पूरी 2 कम पड़ गया। अरे हम तो रसगुल्ला खाते ही नहीं रे, नहीं खाते क्योंकि हमको मजा आता है खाने में। जानते हो खाने में क्या हमको आता है, हाँ काला वाला खा लेंगे। हाँ बाकी हमारा दम सबसे पहले लेंगे पूरी, ठीक, हाँ सब्जी और रायता। रायता हम अधिक खाएंगे। हाँ रायता हमको जितना दे सकते हो, रतोवा और सलाद अगर रहा तो हमारा प्लेट में आधा प्लेट सलाद ही रहता है सबसे ज्यादा। हाँ टमाटर दे दो, प्याज दे दो उसमें, है ना। अगर कुछ हाँ लगभग हमारा पेट वही से भरता है, आधा पेट थोड़े से भरता है सलादे से। जो भी देखता है जो कहता है कि तुम तो पूरी लेवे नहीं किया, सलादे तुम भर ले और रतवा भर ले। हाँ रायता ज्यादा खाते हैं हम, हमको पता है कि पचाएगा बच्चे, ये काम करेगा ये करेगा। बाकी तो खैर कल आप लोग को याद होना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। जो दिए हैं हम होमवर्क भेजे, दो हम होमवर्क भेजे हैं, अति भेजे हैं, दोनों याद होना चाहिए। 5 दिसंबर करंट आ जाया है ना। हाँ